तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को बड़ी राहत। अब छात्र योग्यता के आधार पर एक साथ कर सकते हैं 2 डिग्री। जब प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को कोई तरह से बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब छात्र अपनी योग्यता के आधार पर 2 डिग्री व डिप्लोमा एक साथ भी कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर बंसल ने कहा कि 4 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह छात्र मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम के तहत हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति नौकरी के साथ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। वह कुलगुरु ने कहा कि सीयू के छात्रों को जो डिग्री दी जाएगी वह यूनिक होगी। वह सीयू एचपी देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अपनी डिग्री में एक चिप लगाई हुई है, जिसके चलते डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को डिजी लॉकर की सुविधा मुहैया शुरू कर दी गई है, जिससे छात्र विदेशों में भी अपनी डिग्री प्रिंट करवा सकते हैं। 28 अधिकारी होंगे रिटायर। सरकार ने जारी की अगले साल रिटायर होने वाले अफसरों की अधिसूचना। जब प्रदेश सरकार में अहम जिम्मेदारियों संभाल रहे 28 अधिकारी अगले वर्ष रिटायर हो जाएंगे। वही राज्य सरकार ने इन अधिकारियों की रिटायरमेंट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वही बता दें कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचे इन अधिकारियों में 8 एचपीएस, 11 एचपीएसएस और 4 विधि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। वहीं एचएएस अधिकारियों में वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक सुखदेव सिंह 31 अक्टूबर, अतिरिक्त निदेशक राजस्व ट्रेनिंग संस्थान जोगिंद्र नगर संदीप सूद 30 अप्रैल, केवल राम सेजल सचिव निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग 31 मार्च, अजीत कुमार भारद्वाज महाप्रबंधक शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 31 मार्च, रविंद्रनाथ शर्मा अतिरिक्त निदेशक पर्यटन और सिविल एविएशन 30 सितंबर। इसके साथ ही प्रकाश चंद आजाद आरटीओ कुल्लू 31 दिसंबर, शमशेर सिंह सहायक बंदोबस्त अधिकारी धर्मशाला 30 जून और योगीराज शर्मा एसडीएम झंडुदा सेवानिवृत्त होंगे। एनपीएस और चौहान गुट आमने सामने। कांगड़ा के बाद चौहान गुट ने बनाई संयोजक कमेटी। जी और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ चुनाव पर घमासान खत्म नहीं हुआ है। वह मुख्य तौर पर 2 गुट अब भी कतार में हैं। इन दोनों गुटों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद राज्य स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद जिस और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को राज्य सरकार मान्यता देगी वो भी भविष्य में संयुक्त समन्वयक समिति की बैठक में हिस्सा लेकर सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को रखने के लिए अधिकृत होंगे। वही फिलहाल और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और चौहान गुट के बीच कांटे की टक्कर जारी है। वहीं एनपीएस गुट ने ब्लॉक स्तर पर 70% चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, जबकि अब जिला स्तर पर चुनाव अभियान छेड़ा जाएगा। भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के मुलाजिमों को मिलेगी पोस्टिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दी अनुमति। जब भर्ती परीक्षा पेपर लीक स्कैंडल सामने आने के बाद भंग हो चुके हमीरपुर स्थित प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों को जल्द ही दूसरे विभागों में पोस्टिंग दे दी जाएगी। वही सरकार की ओर से इसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब केवल पर्सनल डिपार्टमेंट से परमिशन मिलना बाकी है। वही बता दें कि पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि कार्मिक विभाग कमीशन का कंट्रोलिंग सेल होता है। जैसे यहाँ से अनुमति मिलेगी, बगैर दफ्तर घरों में बैठे इन सभी कर्मचारियों को विभिन्न जिलों में उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार विभागों में पोस्टिंग दे दी जाएगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, बिना भू अधिग्रहण निजी जमीन पर नहीं बनाया जा सकता है रास्ता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना भू अधिग्रहण किए किसी व्यक्ति की भूमि को रास्ते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने लक्ष्मण सिंह याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भू मालिक अपनी जमीन से जाने वाले रास्ते को कानूनन रोक सकता है। वह कोर्ट ने कहा कि सरकार अथवा ग्रामवासी किसी की निजी जमीन पर बिना कानूनन अधिग्रहण किए सड़क नहीं बना सकते। वह मामले के अनुसार बिलासपुर जिला में बनने वाली अपर भागेड़ से कल्लर सारटी सड़क निर्माण में बाधा पहुंचाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। वहीं बता दें कि कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने प्रदेश में संपर्क मार्ग और एम्बुलेंस सड़क निर्माण का निर्णय लिया था। वहीं बिलासपुर जिला की 10 सड़कों में से इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। अरुणाचल बॉर्डर पर भारत बना रहा है लोहे की सड़क। 1200 मीट्रिक टन लोहे के कचरे से हो रहा है निर्माण। जे एक्सप्रेसवे से लेकर हाईवे तक तमाम तरह के सड़क निर्माण में आमतौर पर कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार एक खास रोड बना रही है। इस रोड का निर्माण लोहे के कचरे से हो रहा है। वह स्टील उत्पादन के दौरान निकले कचरे से बनी ये सड़कें न सिर्फ आम सड़कों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है बल्कि सस्ती भी है। वह सड़क की मजबूती ने चीन जैसे विकसित देशों को भी हैरान कर दिया है। वह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने दुनिया की नवीनतम स्टील रोड तकनीकी विकसित की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास मजबूत और अधिक टिकाऊ रोड बनाने के लिए 1200 मीट्रिक टन स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल में बारिश की भेंट चढ़ी। 4691 करोड़ की संपत्ति, अब तक 125 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वह शांत रहने वाले पहाड़ों का रौद्र रूप देखकर हर किसी का दिल दहल गया है। वहीं अपने स्थान पर कलकर बहने वाली हिमाचल प्रदेश की शांत नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिससे प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। वहीं भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश को 4691 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
हिमाचल सरकार ने राहत मैनुअल में किया बदलाव, अब प्रभावितों को मिलेगी बढ़ी हुई राशि। जी आपदा राहत मैनुअल में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब आपदा में मकान और दुकान के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावितों को 1 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल में भारी बारिश के दौरान आई आपदा को मद्देनजर रखते हुए प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की है। वहीं बता दें कि प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक 7 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। सेब पेटियों के वजन में 2 किलो कटौती, बागवानों ने जताया कड़ा ऐतराज, कहा काटन का वजन काटना गैर कानूनी। जी हाँ, मंडियों में सेब की पेटियों में 2 किलो की कटौती काटन के वजन के तौर पर करने को लेकर बागवानों ने बड़ा ऐतराज जताया है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक में बागवानों ने कहा कि 24 किलो की पैकिंग में से 2 किलो वजन काटन के तौर पर काटा जा रहा है, जो अनुचित है। यही नहीं, कई आड़ती वजन की बजाय पेटियों के हिसाब से सेब के दाम तय कर रहे हैं। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के सेब उत्पादकों, आड़तियों और सेब व्यापार के साथ ही अन्य स्टेक होल्डरों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सभी वर्गों से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए। वहीं बागवानों का कहना है कि सरकार ने 24 किलो की लिमिट सेब की पेटियों के लिए जो तय की है उससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। वहीं आड़ती मंडी में 24 किलो की पेटी से 2 किलो का वजन सीधे काट रहे हैं। वहीं बागवानों ने सवाल उठाया अगर आड़ती 2 किलो काटन का काट रहे हैं तो काटन का पैसा उनको दिया जाना चाहिए। हालांकि किसी भी पैकेट सामग्री का वजन उसके पैकेजिंग सामग्री को मिलाकर ही होता है, लेकिन बागवानों से काटन के वजन के नाम से 2 किलो की काट जा रही है। गोविंद सागर झील में जल समाधि लेने लगे मंदिर, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में सरकार की नाकामी कहें या अनदेखी, दशकों से पानी में समाधि लेने वाले कहलूर रियासत के इतिहास को बचाने के लिए कवायद शुरू तो हुई, लेकिन इसे सिरे चढ़ाने के लिए कोई बड़ी कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। अनदेखी के अभाव में एक बार फिर इस बरसात में भी गोविंद सागर झील में इस साल फिर से कहलूर रियासत का इतिहास जल समाधि लेने जा रहा है। वह 6वीं से 17वीं सदी के बीच बने 28 मंदिरों में से 21 सतलुज पर भाखड़ा बांध बनाने के बाद गोविंद सागर में गायब हो गए थे, लेकिन 8 मंदिर अब तक अपना वजूद जैसे तैसे बचाए हुए हैं। लेकिन हर साल पानी में 6 माह तक रहने के बाद यह इतिहास को खुद में जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष कर पाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है। हिमाचल के बद्दी में डेंगू की दस्तक, 2 लोगों में मिले लक्षण, विभाग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बोरटीवाला, नालागढ़ में हुई भारी बारिश के बीच बद्दी में डेंगू ने दस्तक दे दी है। एक निजी अस्पताल में 2 रोगियों की खून की जांच में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। अब दोनों के सैंपल लेकर एलिजा टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। वहीं 2 लोगों में डेंगू के लक्षण आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं उक्त रोगियों को एहतियात के तौर पर जरूरी दवाएं दे दी गई है। वहीं नगर परिषद ने भी संबंधित क्षेत्रों में फॉगिंग करवा दी है। वहीं BBN में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया, जिससे डेंगू का मच्छर पनपना शुरू हो गया है। चलिए मैं चलता शाम की आखिरी खबर, कम गति से दौड़ेगी ऊना आने वाली ट्रेन, वंदे भारत की 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें फिलहाल धीमी गति से दौड़ेगी। वहीं बारिश के कारण धंसे रेलवे ट्रैक की मरम्मत के बावजूद रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया है। वहीं मोरिंडा, रोपड़ से लेकर ऊना दौलतपुर चौक तक के स्टेशनों के बीच ट्रेनों की गति सीमा कम रखने के लिए रेलवे बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में वंदे भारत सहित चल रही अन्य ट्रेनें भी कम गति से ऊना से लेकर मोरिंडा, रोपड़ के बीच आवागमन कर रही है। इससे ट्रेनें अभी अपने निर्धारित समय से रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंच रही है। वहीं यात्रियों को 1 से 2 घंटे तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।